बैलेंस था फेडरल स्ट्रक्चर का, वो स्क्यूड था सेंटर के पक्ष में। ये बात सच है कि एनडीए जब थी यहां पे, तो आप देखेंगे कि उस समय इंटर स्टेट की मीटिंग या एनडीसी की मीटिंग या वो जो एक दूसरा होता है, एक इनका स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल एनआईसी की मीटिंग, ये सारी मीटिंग्स हर साल होती थी और हमें याद है कि हम लोग हर साल जाते थे देखने। लेकिन अगर आप आज के दिन देखें तो पिछले 10 साल में इंटर स्टेट तो शायद मीटिंग हुई ही नहीं है एक भी, और वैसे एनआईसी की भी ऑकेजनली हो रही है। तो ये बात जरूर है कि स्क्यूड हो गया था, और अगर ये ठीक करते हैं तो ये अच्छी बात। ये मुनीर साहब, ये दो बातें देखिए, जब तक केंद्र और राज्यों के बीच में वो सिनर्जी नहीं है तो डेवलपमेंट असल में वैसा नहीं हो सकता। अब ये पंचवर्षीय योजनाओं को मूर्त रूप में लाया जा सके, इसलिए आप एनडीसी की बैठक बुलाते हैं, लेकिन उसमें मोंटेक अहलुवालिया तो ऊपर बैठते हैं, जो चुने हुए नहीं है, और चुने हुए लोग नीचे बैठने के लिए बाध्य होते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपने कोई एक फैसला लिया तो वो योजना आयोग पे बाध्यकारी नहीं है, अगर आपने कोई एक डायरेक्टिव दिया तो। अब ये क्या बातें ये दिखाती हैं कि वाकई इस तरह की किसी कदम की जरूरत थी? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये एक इंटेलिजेंट मूव है, और देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। आने वाला वक्त कोलेशन गवर्नमेंट का है। कोलेशन के अंदर आपको रीजनल पार्टीज के साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। अब रीजनल पार्टीज जो है वो वाली नहीं रही कि आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए हम आपसे डर गए, आपके हाथ में पैसा है, आपको पैसा बांटना है इसलिए हम डर गए। अब वो सारे के सारे बराबर हैं, उसमें मुलायम सिंह जी भी हो सकते हैं, उसमें जयललिता जी भी, तो काफी बड़े लोग हैं जो कि आप उस लाइन में खड़े हुए। मेरा ख्याल ये है कि कहीं इससे ये सिग्नल जाता है कि देखो भाई, ये छोटे बड़े वाली बात छोड़ो, हम सब लोग बराबर हैं और शायद मिलजुल करके कुछ का जो कुछ भी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सोच ऐसी है कि अगर इसको वाकई इंप्लीमेंट किया जा सके, सारा इशू इस बात का है कि किस तरह से किया जा सकेगा। जी बद्री, यहाँ पे एक बात आती है कि लगातार हम देखते हैं कि सेंटर पे, और खास तौर से जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार हो, तो ये कहा जाता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करती है कांग्रेस। लेकिन अब जब ये जो थ्योरी आई है, मैनिफेस्टो में ये जो बात कही गई है, क्या ये माने कि ये एक पॉलिटिकल मूव ही है, या फिर ये माने कि फेडरल से भी, जिसको हम कहते हैं, उससे भी आगे 2 कदम आगे बढ़कर बीजेपी और मोदी ने सोचा है? नहीं, देखिए इसकी अगर पॉलिटिकल रीडिंग करें, एक रीडिंग तो जो हमारे साथी कर रहे हैं वो एकदम अच्छी बात है, लेकिन एक रीडिंग इसकी जो पॉलिटिकल रीडिंग है वो 2 है, उसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो कांग्रेस की विचारधारा या उसकी फंक्शनिंग को डिकॉन्स्ट्रक्ट करना, दूसरा जो है, जो थर्ड फ्रंट के आने की संभावना बन रही है, यानी एक जो सर्वे आके बता रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को अच्छी सीटें मिलेंगी, और एक संभावना बन रही है कि हो सकता है थर्ड फ्रंट सरकार में आ सके, तो उसको काउंटर करना और पोस्टपोल अलायंस में बहुत सारा स्पेस अपने लिए खोलना और एक इंक्लूसिव एक स्वरूप देकर के रीजनल पार्टी, रीजनल फोर्सेस को अपने में समाहित करना, ये एक कोशिश है। और लेकिन ये सच कितना होगा ये देखने की बात है, क्योंकि मोदी का जो व्यक्तित्व है वो इतना ऑथोरिटेरियन है कि उसमें कोई फेडरलिज्म चल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये भी सोचने की बात है। जो घोषणा पत्र में दिखी जाए, इसके लिए कोई वो बाध्य तो लग नहीं रहे थे बद्री साहब। अब अगर वो इंदिरा गांधी हैं और नंबूदरीपाद सरकार के चले जाने की बात उनके संदर्भ में होती है, और कहा यह जाता है कि वो भी मजबूत हो गई थी, ज्यादा पार्टी से भी बड़ी हो गई थी एक जमाने में, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी तक लगा दी, या मोदी के संदर्भ में यही चर्चा होती है। लेकिन अरविंद साहब, अगर ये दिखाने के लिए, किसी को मैसेज देने के लिए भी है, तो ये विन विन सिचुएशन है ना देश का, तो इससे भला ही होगा। देखिए, फेडरलिज्म एक बहुत सीरियस इशू है, और अगर आप देखें तो हमने सबसे पहला काम यह किया कि एक प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई, और आज अगर आप देखेंगे तो 70% फाइनेंशियल रिसोर्सेज केंद्र से स्टेट में ट्रांसफर होते हैं प्लानिंग कमीशन, जिसपे इफेक्टिवली संवैधानिक संस्था का कोई नियंत्रण नहीं दिखाई पड़ता। सरकारिया कमीशन से लेकर के आज तक रिकमेंडेशंस आफ्टर रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन हम फेडरलिज्म को करेक्ट नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि अगर कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाकर इस तरीके का कमिटमेंट करती है कि हम फेडरलिज्म को रिविजिट करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, निश्चित तौर पर जो रीजनल एस्पिरेशंस है, जिसकी वजह से आपको आज तमाम तरीके के टेंशंस देश भर में दिखाई पड़ते हैं, मुझे लगता है पॉलिटिकली और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में दोनों तरीके से हम एक ग्रेट सर्विस करेंगे इस देश को, अगर वाकई फेडरलिज्म को रीस्टैब्लिश करें, पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें।
जी, तो कुल मिलाकर हम इसमें कह एक और सकते भी हैं जी, चीज है, जैसे कुछ इसमें रीजनल उसके कोलिशंस बनाने की बात कही गई है। अगर सचमुच ये इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरे देश की समस्या नहीं, 4 राज्यों की समस्या है, तो अगर वो 4 राज्य आते हैं, जैसे मान लीजिए नक्सल अफेक्टेड एरिया है या बैकवर्ड स्टेट्स का है, अगर उस तरह के वो आते हैं तो वो शायद एक कारगर स्टेप होगा। किस तरह से होता है नहीं होता है, लेकिन आइडिया किस तरह से होना, और अगर ये 2 चीजें यहाँ पे हो रहा है। एक और बात फेडरलिज्म पर है कि एक जो बात राज्य के लोग हमेशा कहते हैं, राज्य की सरकारें कहती हैं कि उनकी जो भूमिका होती है वो याचक की होती है और केंद्र हमेशा अन्नदाता का। हम लगातार देख रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जहां जाते हैं कहते हैं हमने पैसा भेजा था, इन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया, आप तक वो पैसा पहुंचा नहीं। जैसे कि वो पैसा, सवाल उठाया जाता है कि क्या वो पैसा उनका पर्सनल पैसा है। तो कुल मिला के हम अभी ब्रेक लेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो ये फेडरलिज्म का ये जो स्ट्रक्चर, जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा तो रिसोर्सेज कैसे डिवाइड होंगे, कहां अधिकार खत्म हो जाएंगे राज्य के, कहां जिम्मेदारियां केंद्र की कम हो जाएंगी, इस सब पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।